हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की जो कहानी होने वाली है ये मुझे काफी पसंद आई है और आई होप आपको भी काफी पसंद आने वाली है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करके और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस दुनिया में एक टावर है जो कि हर किसी की हर इच्छा को पूरी कर सकता है, मगर उस टावर से किसी भी विश को मांगने से पहले उस टावर के ऊपर चढ़ना जरूरी है। और अगर कोई वहाँ पर चढ़ना चाहता है तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस से होकर गुजरना होगा। और अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हम बॉम्ब नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि उसी बड़े से टावर के नीचे बनी हुई एक गुफा में रहता है। यहाँ पर वो गुफा पूरी तरह से बंद है, इस वजह से बॉम्ब को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ से बाहर कैसे निकले, और साथ ही साथ उसे कोई आइडिया भी नहीं था कि वो यहाँ पर आया कैसे, क्योंकि उसकी सारी मेमोरी मिट चुकी थी। बस उसे इतना पता था कि उसे किसी भी तरह से इस गुफा के अंदर से बाहर निकलना है। इसलिए वो उसी गुफा में रखे हुए कुछ पत्थरों को उठाता है और एक पहाड़ टाइप का बनाकर ऊपर चढ़ता है और दीवार के ऊपर छेद करने की कोशिश करता है। पर इस चीज में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि अभी उसकी उम्र ज्यादा नहीं है। पर वो हार नहीं मानता और किसी भी तरह से ऊपर एक होल बना लेता है। अब जैसे ही वो होल बना था तो वहाँ से बहुत तेज लाइट आ रही थी और तभी वहाँ पर उसे एक लड़की दिखती है जो कि लगभग उसी की उम्र की थी। उस लड़की का नाम रेचल है और अब वो भी उस गुफा के अंदर आ गई थी। यहाँ पर उसकी और बॉम्ब की दोस्ती हो जाती है। वो बॉम्ब को बताती है कि इस गुफा के बाहर एक बहुत बड़ा टावर है और वहाँ पर चढ़ना ही उसका सपना है, क्योंकि वहाँ पर चढ़ने के बाद उसे आसमान में बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे और वो बस यही चाहती है। वैसे बॉम्ब इसमें से कुछ भी नहीं चाहता था क्योंकि उसे एक अच्छी दोस्त मिल गई थी। साथ ही गुफा के ऊपर एक होल हो चुका था जिससे वो बाहर की दुनिया देख सकते थे। वो कहता है कि वो बस यहीं पर रहेगा और रेचल भी उसके साथ यहीं रहेगी। लेकिन क्या होता है कि रेचल वहाँ से भागने लगती है और बॉम्ब उसे देख भी लेता है और वो उसका पीछा करता है, लेकिन रेचल बहुत दूर आ गई थी। बॉम्ब उसके पास आता और उसे रोकता और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। इस चीज पर रेचल बताती है कि उसका सपना यहाँ रुकना नहीं बल्कि उस टावर के ऊपर चढ़ना है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं रुक सकती। बॉम्ब को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन तभी वो देखता है कि रेचल अचानक से वहाँ से डिसअपियर हो रही थी और धीरे धीरे वो गायब होती जाती है। अभी बॉम्ब को कुछ भी समझ नहीं आया था कि इतने में ही बॉम्ब के सामने से एक गेट ओपन होता है जिसमें एक बड़ा सा हाथ सीधा बॉम्ब की तरफ आ रहा था। वो उस हाथ से बचने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो जानता था कि उसे आगे बढ़ना होगा जिससे कि वो रेचल को ढूंढ सके। हम देखते हैं कि अब यहाँ पर बॉम्ब एक अजीब से दिखने वाले पर्सन से मिलता है। असल में ये उसी टावर का गार्डियन है। यहाँ पर इसे बॉम्ब का नाम पता था जिसे देखकर बॉम्ब शॉक था, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद इसे मेरा नाम रेचल ने बताया होगा। अब वो उस गार्डियन से रेचल के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर वो गार्डियन कहता है कि वो कुछ भी नहीं बता सकता। अगर उसे कुछ सवाल पूछने हैं तो उसे इसके लिए सबसे पहले टावर के ऊपर जाना होगा और ये इतना आसान काम नहीं है। अब वो उसे ये भी बताता है कि सामने जो केज है उसके दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और ये सी मॉन्स्टर है और उस मॉन्स्टर के आगे एक ब्लैक कलर की बॉल है। वो बॉम्ब से कहता है कि तुम्हें इस बॉल को डिस्ट्रॉय करना है और अगर तुम उस बॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो तुम इस फ्लोर को पार करके अगले फ्लोर पर पहुंच जाओगे और इसी तरह से कुछ चैलेंजेस पार करने के बाद तुम उस टावर के ऊपर भी पहुंच सकते हो। फिर तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मगर बॉम्ब उसकी बातें सुन तो रहा था पर वो समझ गया था कि अब उसे बस किसी भी तरह उस टावर के ऊपर जाना है। यहाँ पर वो गार्डियन ये भी कहता है कि ये बहुत खतरनाक होने वाला है, अगर तुम चाहो तो इस प्लान को ड्रॉप कर दो। पर इतने में बॉम्ब वहाँ से भागकर सामने उस केज के अंदर जाने लगा था। इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आती है और बॉम्ब के फेस पर किक करके उसे नीचे गिरा देती है। वो उसे रोकना चाहती थी क्योंकि बॉम्ब अभी बहुत कम उम्र का है और वो सी मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। वैसे उस लड़की का नाम यूरी है और उसके साथ में एक लड़का और था जिसका नाम गोल्ड है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उनकी जो लैंग्वेज थी वो बॉम्ब को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर गोल्ड अपने पास से किसी तरह की चीज निकालता है और अब इसके बाद अब उनको एक दूसरे की बातें समझ में आने लगी थी। गोल्ड और यूरी बॉम्ब से कहते हैं कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें आगे इस तरह से नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी उम्र भी कम है और अभी तुम्हें नहीं पता कि आगे किस तरह के चैलेंजेस मिलने वाले हैं। वैसे बॉम्ब को किसी भी तरह से बस आगे जाना था, इस वजह से वो गार्डियन यहाँ पर यूरी से कहता है कि अगर तुम इसकी मदद करना चाहती हो तो तुम इसे अपनी तलवार दे सकती हो। शायद वो गार्डियन उस लड़की को जानता था। यहाँ पर वो किसी ब्लैक स्वॉर्ड की बात कर रहे थे। हम देखते हैं कि यूरी अपने पास से वो तलवार निकालती है और बॉम्ब क्योंकि बहुत क्यूट था इसलिए वो उसे तलवार ऐसे ही देने लगती है, जबकि उसे पता था कि ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। बॉम्ब इस तलवार को ले लेता और तुरंत ही सामने उस केज के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो उस मॉन्स्टर से बचते हुए सीधा सामने उस बॉल की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतने में ही वो मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और उसे खा जाता है। मगर हम देखते हैं कि बॉम्ब अपनी तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर के मुंह पर अटैक करता है और अंदर से बाहर निकल आता है और यहाँ वो सीधा उस बॉल की तरफ पहुंच चुका था। वो उस बॉल पर कई बार तलवार से मारता है लेकिन वो बॉल बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी। बॉम्ब बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, मगर हम इतने में देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बॉम्ब पर हमला करने के लिए आ चुका था। यहाँ से गोल्ड आवाज लगाता है कि बॉम्ब को अपनी उस तलवार की पावर यूज करनी चाहिए, लेकिन बॉम्ब कुछ भी करके उस पावर को यूज नहीं कर सकता था क्योंकि यहाँ पर यूरी बताती है कि तलवार की जो स्पिरिट है वो बॉम्ब की बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगी और बॉम्ब जैसे ही कुछ बोलता है अचानक से वो स्पिरिट बाहर आ जाती है और बॉम्ब क्यूट था इसलिए वो उसकी मदद करने को भी तैयार हो गई थी। उसकी पावर की मदद से बॉम्ब आराम से उस बॉल को तोड़ देता है और आसानी से उस फ्लोर को पार कर जाता है। ये देखकर गोल्ड और यूरी दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक लग रहे थे। वैसे इसके बाद अब यूरी भी आगे बढ़कर नेक्स्ट फ्लोर पर जाने लगी थी, पर तभी वो गार्डियन उसे रोक देता है और पहले तो वो उस मॉन्स्टर को खत्म करता है। वैसे इसके बाद यहाँ पर क्या बात हुई हमें बताया नहीं जाता क्योंकि अब हम सेकंड फ्लोर पर आ चुके थे। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि ये जगह पहले वाली जगह से बहुत अच्छी है और बॉम्ब इस जगह को देखकर हैरान था क्योंकि अभी तक वो कभी अपनी गुफा से बाहर नहीं निकला था, लेकिन अभी ये टाइम नहीं था एंजॉय करने का। वो सामने एक डब्बे को उड़ता हुआ देखता है, उस डब्बे में से बहुत तेज लाइट निकल रही थी। यहाँ पर बॉम्ब को इस फ्लोर के बारे में पता चलता है। असल में यहाँ पर टोटल 400 लोग हैं जो कि इसे पार करने के लिए यहाँ पर आए थे। इसमें उन्हें कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पर इन्हें आपस में लड़ना होगा और आखिर में जो 200 लोग बचेंगे तब वो लोग आगे के लेवल पर पहुंच जाएंगे और उनको थर्ड फ्लोर पर भेजा जाएगा। अब यहाँ पर ये सेकंड फ्लोर का सेकंड लेवल स्टार्ट हो चुका था। बॉम्ब भाग रहा था क्योंकि वो किसी से लड़ना नहीं चाहता था, पर तभी उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक इंसान आ जाता है जो कि सच में देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था और साथ ही एक और एलिगेटर टाइप का क्रिएचर वहाँ सामने आता है। उसका नाम रेक है और वो यहाँ पर बॉम्ब पर हमला करने वाला था। वैसे यहाँ पर बॉम्ब की मुलाकात एक और लड़के से होती है जिसका नाम कुन था। वो लड़का वहाँ से चुपचाप चला गया था, लेकिन तभी वो अचानक से बॉम्ब के पास उस तलवार को देखता है। उस तलवार पर एक निशान था जिस वजह से वो समझ गया था कि ये ब्लैक स्वॉर्ड है। वो वापस वहाँ पीछे आता और बॉम्ब को उस एलिगेटर यानी कि रेक से बचाता है और अब वो वहाँ से साथ में निकल रहे थे। साथ ही वो बॉम्ब से पूछता है कि आखिर ये तलवार उसके पास कहाँ से आई, तो बॉम्ब उसे सब सच बता देता है कि ये तलवार उसे यूरी नाम की एक लड़की ने दी है और वो भी सिर्फ उसकी मदद के लिए, जिससे कि बॉम्ब जिसे ढूंढ रहा है वो उसे मिल सके। ये बात सुनकर कुन बहुत हैरान था और वो भी फैसला करता है कि वो बॉम्ब को अपने साथ आने देगा और अब वो साथ में वहाँ से आगे बढ़ते हैं। उन्हें बस वहाँ पर सर्वाइव करना था। वैसे जब वो वहाँ से आगे बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ हम एक लड़की को एक लड़की से लड़ाई करते हुए देखते हैं। उस लड़की के पास एक अजीब सा वेपन था और ये वेपन भी उसी सीरीज के
अंदर आता है, जिस सीरीज के अंदर बॉम्ब की वो ब्लैक स्वॉर्ड आती है। वैसे फिर इनमें लड़ाई कंटिन्यू होती है और हम यहाँ पर बॉम्ब और कुन के पास आते हैं। हम यहाँ पर आकर देखते हैं कि अभी वो लोग बॉल में चेक कर रहे थे कि टोटल अभी कितने लोग बचे हुए हैं और अभी भी 250 से ज्यादा लोग वहाँ पर थे। इसका मतलब अभी उन्हें कुछ और देर इसी तरह से छुप कर रहना होगा। वैसे यहाँ पर कुन बॉम्ब से उसका पास्ट के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसे उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस उसके एक दोस्त है जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। ये बात सुनकर कुन थोड़ा सा हैरान था क्योंकि बॉम्ब का अभी तक कोई भी दोस्त नहीं था, इसीलिए अब वो बॉम्ब से दोस्ती कर लेता है। बॉम्ब भी खुश था क्योंकि कुन उसका पहला दोस्त है। वैसे यहाँ पर कुन बॉम्ब को समझाता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें इस जगह पर सभी की बात मानने की जरूरत नहीं है और साथ ही साथ इस टावर के कुछ रूल्स हैं, तुम्हें उन्हें नहीं मानना और अपनी मर्जी से अपने रूल बनाने हैं। लेकिन तभी उनके ऊपर रेक हमला कर देता है, लेकिन जैसे उसने हमला किया था इतने में ही टाइम कंप्लीट हो जाता है और 200 लोग वहाँ पर बचे हुए थे। और साथ ही साथ ये अनाउंसमेंट होती है कि अब अगर किसी ने एक दूसरे पर हमला किया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस बात को सुनकर कोई भी अब किसी पर हमला नहीं कर रहा था। वैसे हम ये भी देखते हैं कि वो जो लड़का और लड़की की फाइट हो रही थी जिसके पास वो सीरीज का एक वेपन है, उन्होंने अब हाथ मिला लिया था क्योंकि वहाँ पर एक लड़का आ गया था। वो उन्हें समझाता है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं और वैसे भी अब 200 लोग पूरे हो गए थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक और अनाउंसमेंट होती है जिसके बाद अब इन लोगों को 3 लोगों की टीम बनानी है और अगर जिसने टीम नहीं बनाई उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और ये 3 लोगों की टीम 3rd फ्लोर पर जाएगी। ये बात सुनकर सभी शॉक थे क्योंकि अभी वो आपस में लड़ रहे थे और अब उन्हें आपस में दोस्ती करनी है। वैसे बॉम्ब और कुन तो पहले से ही दोस्त बन चुके थे पर उन्हें एक और कोई चाहिए था, इसलिए यहाँ पर अब वो रेक को चुन लेते हैं और रेक वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे कोई स्ट्रॉन्ग टीम पार्टनर चाहिए था। हम देखते हैं कि बॉम्ब और कुन उसका पीछा करते हैं और कुछ देर के बाद वो उससे आगे निकलकर उसे रोक लेते हैं। यहाँ पर रेक कह रहा था कि नहीं, किसी भी कीमत पर वो उनके साथ दोस्ती नहीं करेगा क्योंकि वो लोग कमजोर हैं। लेकिन जब कुन आगे आता है तो वो कुन को वहाँ से दूर फेंक देता है और बॉम्ब पर हमला करने लगता है। बॉम्ब ने अपनी तलवार फेंक दी थी और कहा था कि अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। वैसे भी सिंपल सी बात थी कि अगर उसने बॉम्ब पर हमला किया तो इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसीलिए वो भी रुक जाता है। अब टाइम पूरा होने वाला था, इसीलिए यहाँ पर कुन तुरंत आगे आकर रेक को पकड़ लेता है और तब बॉम्ब भी आगे बढ़कर रेक को पकड़ लेता है, जिस वजह से जैसे ही टाइम पूरा होता है वो तीनों ही दोस्त माने जाते हैं और 3rd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रेक बहुत गुस्सा था और वो बॉम्ब से कह रहा था कि मुझे तुमसे फाइट करनी है, लेकिन बॉम्ब कहता है कि नहीं, अब हम दोस्त बन चुके हैं और एक ही टीम में हैं, इसलिए मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर सकता। वैसे अब हम देखते हैं कि सामने एक लड़का आ गया था, उसका नाम लियो है और वो यहाँ पर आकर कहता है कि 3rd फ्लोर पर आपका स्वागत है और अब 3rd लेवल भी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले उन्हें एक और टेस्ट करना होगा क्योंकि बहुत सारे लोग हो चुके हैं और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अगले फ्लोर पर इतने सारे लोग आ जाएंगे। उन्हें बस इस वॉल के इस तरफ आना था और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुन सोच रहा था कि ना जाने बॉम्ब इस वॉल को कैसे पार कर पाएगा, पर बॉम्ब हाथ ऊपर करके कहता है कि मुझे इस बॉल ने तो धक्का ही नहीं दिया, मैं तो पहले ही इसी तरह से हूँ। ये चीज देखकर हर कोई शौक था, साथ ही साथ लियो भी बहुत ज्यादा शौक लग रहा था, पर वो कहता है कि तुमने इस लेवल को पार कर लिया है और अब बॉम्ब लियो के पास आकर बैठ जाता है। वैसे यहाँ पर लियो बॉम्ब से कहता है कि क्यों ना हम एक शर्त लगाएं, हमें बस ये बताना है कि सबसे पहले इस टेस्ट को कौन पार करेगा और जो जीता वो सामने वाले से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। बॉम्ब इस बात पर हाँ कर देता है और वो थोड़ा ध्यान से देखकर उसी लड़की के बारे में कहता है जिसके पास वो सीरीज स्वॉर्ड थी और बॉम्ब का जवाब बिल्कुल सही था क्योंकि वही लड़की सबसे पहले उस टेस्ट को पार करती है। हम देखते हैं कि वो दूसरा लड़का भी टेस्ट को पार कर लेता है। अब यहाँ पर बॉम्ब अपना क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के बाद लियो बताता है कि उसे सच में रेचल के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं है कि वो है कौन और ना ही उसने अभी तक यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। वैसे अब तभी लियो नोटिस करता है कि सामने उस वाटर वॉल के दूसरी तरफ एक लड़का सभी को प्रॉब्लम दे रहा है। असल में वो लड़का ये नहीं चाहता था कि वो डिस्क्वालीफाई हो क्योंकि उसे ये टेस्ट पास करते बन नहीं रहा था, इसीलिए वो अपनी गन उठा रही था। लेकिन यहाँ पर लियो अपनी वाटर पावर की मदद से उस पर हमला करता है और इस वजह से अब उस लड़के को ये कॉम्पिटिशन छोड़ना पड़ता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी लोगों ने भी ये कॉम्पिटिशन पार कर लिया था। जितने लोग अब इस तरफ आ चुके थे वो अगले फ्लोर की तरफ बढ़ रहे थे। ये रेड डोर लेवल होने वाला है। यहाँ पर आकर बॉम्ब देखता है कि ऊपर आसमान है, लेकिन बॉम्ब ने आज तक कभी आसमान नहीं देखा था। इस वजह से वो कुन से पूछता है कि आखिर ये क्या है। वैसे बॉम्ब को वो बस एक सीलिंग लग रही थी। वो कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी सीलिंग है, लेकिन फिर कुन से बताता है कि ये आसमान है। तो वो कुन से पूछता है कि क्या यहाँ पर रात में तारे दिखते हैं, क्योंकि वो उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि असल में रेचल भी यही चाहती थी। पर इस पर कुन बताता है कि नहीं, क्योंकि ये असली आसमान नहीं है बल्कि ये किसी की पावर की मदद से बनाया गया है, इस वजह से यहाँ पर रात होना मुश्किल है। वैसे अब अगला टेस्ट स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि हर एक टीम को एक एक करके भेजा जा रहा था। वैसे यहाँ पर बॉम्ब की टीम अभी बैठी हुई थी और वैसे ही सोच रहे थे कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि सामने एक बॉल थी जिसमें 10 मिनट का टाइमर लगा था। उन्हें नहीं पता था कि आखिर ये टाइमर क्यों है। तभी एक आदमी जो कि बिल्कुल बलून की तरह था वो वहाँ पर आकर कहता है कि मुझे पता है कि आगे इस टेस्ट में क्या होने वाला है। ये सुनकर बॉम्ब तुरंत ही पूछता है कि क्या होने वाला है। तो इस पर वो बताता है कि यहाँ पर अंदर जाकर शायद तुम्हें परेशान किया जाएगा और अगर तुम चीखे तो तुम हार जाओगे, इसीलिए तो इन्होंने टाइमर लगा रखा है। वैसे यहाँ पर वो अचानक से कुन के बारे में बात कर रहा था, जैसे कि उसे कुन की जो फैमिली है उसके बारे में कुछ नॉलेज है, और जैसे ही कुन उसकी बात सुनता है तो अचानक से उस पर हमला चालू कर देता है। मगर फिर बॉम्ब उसे रोक देता है क्योंकि अभी वो वेटिंग एरिया में थे और यहाँ पर किसी से लड़ाई करना उन्हें डिस्क्वालीफाई भी करा सकता है। वैसे अब टेस्ट में इनकी बारी आती है। ये तीनों ही उस जगह के अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें टेस्ट के बारे में समझाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे दरवाजे थे और उनके पास टोटल 10 मिनट का टाइम है। उन्हें एक दरवाजा चुनना है। अब वो हैरान थे क्योंकि इतने कम टाइम में वो सही दरवाजा कैसे चुनेंगे और उनके पास सिर्फ एक ही चांस है। अगर उन्होंने गलत दरवाजा खोला तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सोचते सोचते 5 मिनट से कम टाइम बचा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा दरवाजा खोले, मगर तभी अचानक से रेक आगे बढ़ता और अपनी मर्जी से एक दरवाजा खोल देता है और वो किस्मत से बिल्कुल सही दरवाजा था। इसके बाद वहाँ पर जो लड़की थी वो बताती है कि असल में सारे दरवाजे ही सही है, बस ये टेस्ट इसीलिए रखा गया है क्योंकि कुछ मेंबर क्विक डिसीजन नहीं ले सकते और आगे वाले फ्लोर पर ये जरूरी होगा। साथ ही वो उनको समझाती है कि तुम्हारी टीम के जो टीम पार्टनर है वो सभी अलग हैं, लेकिन अच्छा है कि वो तुम्हारी टीम पार्टनर है क्योंकि अगर तुम डिसीजन नहीं लेते तो अभी डिस्क्वालीफाई हो जाते। वैसे वो वहाँ से आगे बढ़ते और अगले टेस्ट की तरफ आते हैं और यहाँ पर सीन चेंज होता और हम सीधे सेकंड फ्लोर पर आ गए थे। यहाँ पर हम एक ग्रुप को फाइट करते हुए देखते हैं। असल में वो ग्रुप भी यहाँ पर इन सभी के साथ इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था। उसके हर एक मेंबर ने हुडी पहन रखी थी जिसकी वजह से उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर वहाँ पर एक लड़की थी जिसका चेहरा हल्का हल्का सा दिख रहा था और वो रेचल की तरह दिख रही थी। वैसे इसके बाद ये खबर यहाँ पर इन लोगों को पता चलती है कि एक ग्रुप है जो कि यहाँ पर जबरदस्ती इस कॉम्पिटिशन में एंटर करना चाहता है, लेकिन उस ग्रुप की परफॉर्मेंस देखकर ये फैसला करते हैं कि हाँ उसे भी आगे जाने दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगला टेस्ट स्टार्ट होने वाला था। टेस्ट थोड़ा सा सिंपल है। सामने एक थ्रोन रखा हुआ है जिसके ऊपर हर टीम का सिर्फ एक मेंबर बैठ सकता है। अब जैसे ही एक टीम का मेंबर उस पर बैठेगा और उसके ऊपर एक क्राउन रहेगा और बस उसे उस क्राउन को प्रोटेक्ट करना
है। बाकी जो 2 मेंबर रहेंगे वो दूसरी टीम को रोकेंगे उस क्राउन को लेने से। अब सबसे पहले इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए वही लड़की आती है जिसके पास वो सीरीज स्वॉर्ड थी, उसका नाम एनोक है। यहाँ पर वो और उसका ग्रुप आ चुके थे। एनोक ने इस वक्त वो क्राउन पहन रखा था। अब जो सामने वाले ग्रुप आते हैं उस क्राउन को लेने के लिए उसे वो लोग बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि लियो वहाँ पर अनाउंस करता है कि अगला चैलेंजर आ सकता है। अगले चैलेंजर के तौर पर 2 ग्रुप एक साथ आ गए थे और इन्हें भी इन लोगों ने रोक लिया था। वैसे तभी अब बॉम्ब का ग्रुप आगे बढ़ता है तो जैसे ही एनोक बॉम्ब के हाथ में उस ब्लैक स्वॉर्ड को देखती है तो वो तुरंत ही उस पर हमला कर देती है। मगर इतने में ही वहाँ पर लियो आ गया था और उसने एनोक को रोक दिया था। वो उसे समझाता है कि तुम ऐसे ही किसी पर हमला नहीं कर सकती जब तक कि वो यहाँ पर आगे आकर चैलेंज ना करे। और इसी वजह से एनोक को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसके साथ उसका पूरा ग्रुप भी डिस्क्वालीफाई हुआ था। लेकिन वो इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे, बल्कि ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा टेस्ट है, तो इसलिए यहाँ पर उन्हें गेम से बाहर नहीं निकाला जाएगा। बस वो अब इस टेस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। अब ये टेस्ट वापस से कंटिन्यू होता है और हम देखते हैं कि उस क्राउन को वापस से थ्रोन के ऊपर रख दिया गया था। और इस वक्त बहुत सारे लोग एक साथ इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उन सभी में कौन सबसे तेज था वो आगे बढ़कर तुरंत उस क्राउन को उठा लेता और अब वो लोग लीड कर रहे थे और बाकी सारे उन पर हमला कर रहे थे। और यहाँ पर वो हुडी वाला ग्रुप भी अब आ चुका था। यहाँ बॉम्ब उस लड़की का चेहरा हल्का सा देखता है तो वो उसे रेचल जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसे आवाज लगाता है तो वो जो भी थी वो आवाज का जवाब नहीं दे रही थी। इस वजह से बॉम्ब को लगता है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है। वैसे इसके बाद अब यहाँ पर ये गेम कंटिन्यू होता है। हम देखते हैं कि कुन के पास एक सूटकेस है जिसके अंदर वो जिस भी चीज की चाहे उसकी अनलिमिटेड कॉपी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर वो उस क्राउन की कई सारी कॉपी क्रिएट कर लेता है और इसके बाद उसने उसको फैला दिया था और असली वाला उसने बॉम्ब को पहना दिया था और बॉम्ब अब थ्रोन पर बैठा हुआ था। अभी सभी बॉम्ब पर ही हमला कर रहे थे क्योंकि वो लोग जानते थे कि असली वाला क्राउन बॉम्ब के पास होगा। वैसे हम देखते हैं कि सामने 3 ग्रुप हैं, बाकी ग्रुप और है लेकिन वो अभी आए नहीं थे। यहाँ 3 ही ग्रुप थे और 2 ग्रुप आपस में हाथ मिला लेते हैं उस क्राउन को छीनने के लिए। और जो तीसरा ग्रुप था उसने उन 2 ग्रुप के साथ हाथ नहीं मिलाया था। अब बॉम्ब का ग्रुप फाइट करता है, लेकिन यहाँ पर वो जो तीसरा ग्रुप था वो उन दोनों ग्रुप से फाइट करके उन्हें हरा देता है। अब हमें पता चलता है कि सेकंड फ्लोर पर असल में ये जो तीसरा वाला ग्रुप है उसने बॉम्ब से हाथ मिला लिया था। इस वजह से ये लोग पहले से ही दोस्त थे, लेकिन अभी तक ये बात रिवील नहीं हुई थी। लेकिन अब दिक्कत ये हो जाती है कि एक दूसरे ग्रुप की मदद करने के लिए इस ग्रुप को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है इस वाले राउंड से। तो यहाँ पर अभी बॉम्ब का ग्रुप अकेला बचा हुआ था। अब 3 और ग्रुप एंटर करते हैं। पहला ग्रुप था वो हुडी वाला और 2 और पावरफुल ग्रुप थे। अब जो तीसरा वाला ग्रुप था वो दूसरे वाले ग्रुप को हरा देता है, इसीलिए अब वहाँ पर सिर्फ 3 ग्रुप बचे हुए थे। एक बॉम्ब का ग्रुप, एक वो हुडी वाला ग्रुप और एक वो तीसरा वाला ग्रुप। वैसे वो तीसरे वाले ग्रुप में एक वुमेन है जिसने मास्क पहन रखा है। वो यहाँ पर तुरंत ही बॉम्ब की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ गई थी, मगर रेक उसे रोक लेता है। पर फिर वो रेक को अलग कर देती है जिसकी वजह से वो हुडी वाली लड़की नीचे गिर जाती है और हमें उसका चेहरा दिखता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि रेचल ही होती है। और यहाँ पर जब वो मास्क वुमेन हमला कर रही थी तो ये अटैक सीधा रेचल को लगने वाला था, लेकिन इतने में ही बॉम्ब आगे आ जाता है जिस वजह से वो अटैक बॉम्ब को लगता है और साथ ही अब उसके सर से बहुत ही ज्यादा खून भी निकल रहा था। पर अब अचानक से उसकी वो ब्लैक स्वॉर्ड की पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो तुरंत ही खड़ा होता है और तलवार को उठाकर उस पर हमला करता है। इस वजह से वो मास्क वुमेन नीचे गिर जाती है और बॉम्ब उस पर फाइनल अटैक करके उसे खत्म करने वाला था, लेकिन इतने में ही टाइम रुक जाता है। असल में ये उस ब्लैक स्वॉर्ड की स्पिरिट की पावर थी। वो वहाँ बाहर आकर बॉम्ब से कहती है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। वैसे टाइम रुकने के कारण बॉम्ब भी अभी एक ही जगह पर रुका हुआ था और इसके बाद अचानक से वो बेहोश हो जाता है और टाइम भी अब फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम यूरी और गोल्ड को देखते हैं। हम देखते हैं कि इस वक्त यूरी पूरी तैयारी कर रही थी जिस फ्लोर पर बॉम्ब है उस फ्लोर पर आने की। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसे यूरी सारी सिचुएशन समझाती है। वो लड़का ये सुनकर हैरान था कि आखिर यूरी एक मामूली सी बच्चे के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है, मगर इस चीज पर यूरी बताती है कि उस बच्चे में बहुत खास पावर है और इसका अंदाजा उस बच्चे को भी नहीं है और ये सब चीजें तुम उससे मिलकर जान जाओगे। अब ये तीनों यहाँ से निकल चुके थे। अगले सीन में हम वापस से यहाँ बॉम्ब के पास आते हैं। यहाँ पर आकर हम देखते हैं कि बॉम्ब अभी बेहोश था और उसे बहुत टाइम हो गया था और इस वक्त कौन उसका ख्याल रख रहा होता है। अब यहाँ से हम सीधा आ जाते हैं लियो के पास। असल में लियो बहुत कंफ्यूज था कि आखिर इस टेस्ट के बाद हुआ क्या, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज लाइट फैली थी और किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए अब वो वहाँ की मेन टेस्ट ऑर्गेनाइजर जिसका नाम यूहेन है उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। इस चीज पर यूहेन उसे बताती है कि असल में बॉम्ब ने अपनी सेंजू पावर को एक्टिवेट कर ली थी। सेंजू पावर असल में इंटरनल एनर्जी होती है और ये नॉर्मली हर किसी में एक्टिवेट नहीं होती, इसके लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। पर किसी तरह से बॉम्ब ने वहाँ पर वो एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था जिसकी वजह से वो जो क्राउन था वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया, इसीलिए किसी को भी जीता हुआ नहीं माना गया। वैसे यहाँ पर लियो ये भी पूछ रहा था कि आखिर ये टेस्ट हमने किया ही क्यों था, मतलब इसका कारण क्या था। यहाँ पर किसी को भी एलिमिनेट नहीं किया गया। इस चीज पर यूहेन बताती है कि असल में ये हुडी वाले ग्रुप के कारण किया गया था। उन्हें देखना था कि आखिर उनकी पावर क्या है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि हुडी वाले जो ग्रुप है उसने अपनी पावर यूज ही नहीं की। उन्हें उस क्राउन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हुडी वाले ग्रुप से यहाँ पर इनका मतलब रेचेल के ग्रुप से था। वैसे लियो जितना कुछ जानना चाहता था उतने सवालों के जवाब यूहेन ने नहीं दिए थे। इस वजह से लियो थोड़ा सा डाउट में था। जब वो वहाँ से जा रहा था तब उसे समझ में आता है कि असल में बॉम्ब ने सेंजू पावर को एक्टिवेट नहीं किया बल्कि सेंजू पावर खुद उसकी मदद कर रही थी। इसीलिए यहाँ पर यूहेन थोड़ी हैरान भी है और हर चीजों का जवाब नहीं दे रही। अब हम यहाँ पर बॉम्ब और कुन के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अब 3 दिन बीत चुके थे। कुन बॉम्ब से कह रहा था कि तुम्हें उठना होगा क्योंकि कल हमारा टेस्ट है और अगर तुम नहीं उठे तो तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मगर बॉम्ब को ये सब बातें नहीं सुनाई दे रही थी। तभी वहाँ पर बाहर रेचेल आती है। रेचेल वहाँ पर बॉम्ब के सर पर हाथ फेरती है और कुन से कहती है कि देखो जब ये उठेगा तो इससे इस तरह से बात करना जिससे किसी ये डाउट हो कि इसने मुझे देखा या नहीं। रेचेल नहीं चाहती थी कि बॉम्ब को इस बारे में पता चले क्योंकि इस चीज से बस बॉम्ब उसकी चिंता करेगा और अब वो फिर से कभी दोस्त नहीं बन सकते। मगर यहाँ पर कुन को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि आखिर रेचेल ऐसा क्यों कह रही है, पर यहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता। अब हम देखते हैं कि एनोक इस वक्त बॉम्ब की वो तलवार लेकर घूम रही थी क्योंकि वैसे भी बॉम्ब उस क्राउन गेम में जीत नहीं पाया है। इस वजह से अब ये तलवार एनोक की हो चुकी थी। यहाँ पर वो उस तलवार के स्पिरिट से कांटेक्ट करना चाहती थी पर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी क्योंकि ऐसा सिर्फ यूरी कर सकती है। वैसे बॉम्ब भी ऐसा कर पा रहा था और ये चीज एनोक को पता नहीं थी और अब वो यहाँ से उस तलवार को लेकर जाती है अपने टीम के मेंबर के पास। वो उसे दिखाती है और कहती है कि क्या तुम इससे कांटेक्ट कर सकते हो। वो भी कोशिश करता है पर वो भी नाकाम ही रहता है। अब जब एनोक वहाँ से वापस लौट रही थी तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है। ये दूसरे ग्रुप की है। ये यहाँ पर एनोक को समझाती है कि ये तलवार असल में यूरी की है और इसे उसके सिवा और कोई यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो असल में प्रिंस है। मगर एनोक उसकी बात नहीं सुन रही थी। बाकी एनोक भी ये जानती थी कि वो सच कह रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब बॉम्ब को होश आ चुका था। कुन उसे बताता है कि उसे पूरे 3 दिन हो चुके हैं बेहोश हुए और वो ये भी बताता है
है कि अब कल टेस्ट होने वाला है और अगले सीन में हम उस टेस्ट को ही देखते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग सेलेक्ट हुए थे वो सभी एक साथ बैठे थे और सामने उन्हें समझाया जा रहा था कि अगला टेस्ट 5 टीम में बटेगा। यहाँ पर टीम में मेंबर की गिनती नहीं रहेगी, ये पांचों ग्रुप को अलग अलग टैग दिया गया है और इससे वही मेंबर जुड़ेंगे जिनकी उस ग्रुप के हिसाब से वो एबिलिटी रहेगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बॉम और कुन अब दोनों अलग अलग ग्रुप में थे, वैसे ये उनकी एबिलिटी पर था और ऐसा कुछ नहीं है कि ये पांचों ग्रुप बाद में जाकर आपस में बैटल करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर बॉम को 5th ग्रुप में रखा गया था और ऐसा खुद लियो ने कहा था क्योंकि बॉम सेंजू पावर को कंट्रोल कर सकता है, उसने ऐसा करके दिखाया भी था। और जो 5th ग्रुप है वो सेंजू पावर के लिए ही बना हुआ है। बॉम के ग्रुप को वेब कंट्रोलर कहा जाता है। वैसे यहाँ पर बॉम से कहा जाता है कि अभी उसे 2 दिन और रेस्ट करना चाहिए क्योंकि वेब कंट्रोलर ग्रुप में सेंजू पावर को सिखाया जाएगा, जिसके लिए इंटरनल एनर्जी बहुत जरूरी है जो कि बॉम के पास है नहीं अभी। तो अब बॉम 2 दिन और रेस्ट करता है। अब जब वो 2 दिन के बाद उठता है तो यहाँ पर कुन आता है जो उसे बताता है कि जिस लड़की की उसने मदद की थी वो कोई और थी, ना कि रेचल। बॉम इस चीज पर दुखी था पर तभी कुन उसे कुछ कपड़े देता है और कहता है कि तब तुम्हें चोट लगी थी जिस वजह से तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो गए थे, अब तुम ये नए कपड़े पहन सकते हो और वैसे भी आज से तुम्हारे ग्रुप की ट्रेनिंग चालू होने वाली है, इसीलिए तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पर बॉम उस कमरे से बाहर भी गया था जिस कमरे में रेचल थी, मगर बाहर अलग नाम लिखा हुआ था क्योंकि रेचल ने खुद को छुपाने के लिए अपना नाम बदला था। मगर यहाँ पर वो नॉक करने वाला था लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो अंदर नहीं जाएगा। उसे लगा था कि सच में ये कोई और है। अब यहाँ से वो चला गया था क्लास में जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके टीचर का नाम युगा है। वहाँ पर जितने भी लोग चुने गए थे उनमें से सिर्फ एक ही था जिसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। असल में सेंजू पावर को कंट्रोल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जो कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड के किसी क्रिएचर के साथ करते हैं। तो यहाँ पर वो सभी से कहते हैं कि उन्हें भी यही सेम चीज करनी होगी। अब यहाँ पर हम बॉम को देखते हैं जो दूसरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़े जाइंट स्नेक क्रिएचर के सामने था। वैसे तो वो क्रिएचर बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था और वो कभी भी एक बच्चे को नहीं चुनता, लेकिन उसे बॉम में कुछ खास बात दिख रही थी, इस वजह से वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की हाँ कर देता है। उस स्नेक क्रिएचर की पावर इतनी ज्यादा थी कि इसकी वजह से बॉम वहाँ पर बहुत ज्यादा थक गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सारी एनर्जी उसी कॉन्ट्रैक्ट में चली गई हो और अब वो बहुत वीक महसूस कर रहा था। जब वो थोड़ा ठीक होता है तो आसपास देखता है कि बाकी सभी के साथ ये चीजें नहीं हुई थी, सभी ने अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। वैसे अब उनकी क्लास यहीं पर पूरी होती है, वो सभी वापस लौट रहे थे। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की भी जा रही थी। बॉम उसे रोकता और उसे सॉरी कहता है क्योंकि जब वो क्राउन वाला गेम चल रहा था तो वहाँ पर एक मास्क वुमेन थी जिस पर बॉम ने हमला किया था। उसी बीच इस लड़की को थोड़ी चोट लग गई थी, पर ये लड़की थोड़ी एटीट्यूड वाली थी, इस वजह से वो बॉम की सवालों का जवाब ना देती हुई और उससे कुछ बिना कहे ही वहाँ से चली जाती है। वैसे अब उसकी टीम की एक मेंबर जिसका नाम हो है वो वहाँ पर आती है और बॉम से कहती है कि ये लड़की ऐसी ही है, तुम इसकी चिंता मत करो, वो दूसरों से ज्यादा बात नहीं करती। और अब यहाँ पर बॉम और उसकी दोस्ती हो गई थी। बॉम वहाँ से वापस लौटा और जब वो अपने रूम में आता है तो वो कुन से बात करता है क्योंकि रेक यहाँ पर था नहीं। कुन उसे बताता है कि असल में रेक जिस ग्रुप में है उस ग्रुप की ट्रेनिंग अभी भी चल रही है, हालांकि ट्रेनिंग अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन रेक के साथ जो उसका टीम मेंबर है वो उसी हुडी वाले ग्रुप में था, यानी कि वो रेचल का टीम मेंबर था, उसे भी वही सेम ग्रुप मिला है और वो बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से रेक उससे हारना नहीं चाहता। और वहाँ पर जिस तरह की भी ट्रेनिंग चल रही थी रेक उसमें कॉम्पिटिशन कर रहा था और इसी चीज में उसे देरी हो गई थी। वैसे अब वो बात कर रहे थे तभी वहाँ पर दूसरे ग्रुप के 2 लड़के आते हैं। वो यहाँ पर बॉम से दोस्ती करना चाहते थे। वो यहाँ पर बताते हैं कि असल में उन्हें ये टास्क दिया गया है कि उन्हें 9 लोगों से दोस्ती करनी है और इसके बदले उन्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट से वो यहाँ पर खाना या ऐसी कोई चीज खरीद सकते हैं। अब बॉम भी उनके साथ दोस्ती करने के लिए हाँ कर देता है और उनके साथ कैंटीन चला जाता है। कुन भी उसके साथ ही गया था और हम देखते हैं कि वहाँ पर आकर उनकी मुलाकात होती है उसी लड़की से जो कि इनोक को समझा रही थी कि असल में ब्लैक स्वॉर्ड यूरी की है, इसीलिए वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। वो लड़की भी उनके साथ बैठ जाती है और वहाँ पर खाना खाने लगती है, लेकिन इतने में ही इनोक भी वहाँ पर आ चुकी थी और यहाँ पर बॉम इनोक के हाथ में वो तलवार देखता है और कहता है कि शायद तुम भी प्रिंसेस हो, तभी तुम इस तलवार को रख पा रही हो और इसका मतलब तुम यूरी की सिस्टर होगी। लेकिन यहाँ पर वो दूसरी लड़की बताती है कि असल में जो प्रिंसेस है वो आपस में असली सिस्टर नहीं है, बल्कि उन सभी को चुना गया था और ये सभी बेस्ट फैमिली से आती है। ये बात सुनकर बॉम थोड़ा हैरान था। वैसे इससे आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन कुछ देर के बाद हम इसे पूरी डिटेल में जानेंगे कि आखिर इन लोगों को प्रिंसेस क्यों कहा जा रहा है और ये ब्लड से रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी आपस में सिस्टर कैसे बनी। वैसे अब इसके बाद एक अगला टेस्ट स्टार्ट होना था और ये सभी के लिए नहीं था, बस कुछ लोगों के लिए था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया था और हम देखते हैं कि वहाँ कुछ ब्लॉक टाइप की गोल चीजें बनाई हुई थी जिस पर फाइट होगी और आसपास नीचे बहुत गहरी खाई टाइप की जगह थी और जो भी उसमें गिरता वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सिर्फ इस गेम से, ना कि इस पूरे गेम से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वही लड़की थी जो कि अभी एनोक को समझा रही थी और यहाँ पर एनोक भी आ जाती है और इस बार फाइट उन दोनों में ही होने वाली थी। वैसे वो लड़की ये बात जानती थी कि असल में एनोक प्रिंसेस नहीं है। अब यहाँ पर उनकी फाइट स्टार्ट होती है और तभी सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम कुन को देखते हैं। उसे टास्क मिला था कि उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी है। उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कि रेक अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो जो दूसरा मेंबर था वो उसे भी हरा रहा है, मगर वो यहाँ पर बॉम और रेचल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है क्योंकि उसे बॉम के बारे में और जानना था और उसे रेचल का सच भी पता लगाना था। लेकिन वो देखता है कि सिस्टम के अंदर ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। वो भी ये देखकर थोड़ा हैरान था क्योंकि बाकी लोगों के बारे में पूरी A to Z डिटेल में लिखा हुआ था। इसके बाद हम वापस से फाइट पर आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी इनोक और वो लड़की लड़ रहे थे और लड़ते हुए वो सामने वाली लड़की ज्यादा ताकतवर साबित हो रही थी और वो इनोक को वहाँ पर नीचे गिरा देती है। और इसके बाद वो इनोक से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम एक असली जेहाड प्रिंसेस नहीं हो। जेहाड असल में वो पर्सन था जो कि इस पूरे टावर पर सबसे पहली बार चढ़ा था। अब पहले तो इनोक बताती है कि सच में वो प्रिंसेस नहीं है, उसकी जो मदर थी वो एक प्रिंसेस थी और बस उसने उनका नाम रख लिया क्योंकि उनका भी नाम इनोक ही था। अब यहाँ से हमें पूरी कहानी पता चलती है। तो जेहाड वो आदमी था जो टावर पर सबसे पहले चढ़ा और उसके बाद इस टावर में जितनी भी लड़कियां थी जो कि पावरफुल थी उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल एक एनर्जी दी गई जो कि बहुत पावरफुल ताकत थी और ये पावर जिस जिसको मिली उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। उनके साथ एक शर्त रखी गई कि वो कभी भी अपनी लाइफ में शादी नहीं कर सकती या फिर वो किसी भी लड़के को पसंद तक नहीं कर सकती। लेकिन जो इनोक की मदर थी उन्हें किसी से प्यार हो गया और उसके बाद इनोक हुई। लेकिन जब ये बात बाकी प्रिंसेस को पता चली तो उन्हें इस चीज में बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इनोक की मदर को मार दिया और वो भी जलाकर। ये सब इनोक के सामने हुआ था। इस वजह से इनोक ने फैसला किया कि वो किसी भी तरह से बाकी सभी प्रिंसेस से बदला लेगी और उन सभी को खत्म करेगी। वैसे ये कहानी थोड़ी सी सैड थी पर इनोक का मानना भी सही था। बस ये बात अलग है कि इनोक की मदर ने कभी भी बदले के बारे में नहीं सोचा था और वो बिल्कुल भी बुरी नहीं थी और यही चीज उन्होंने इनोक को भी सिखाई थी। अब सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें पता चलता है कि इनकी फाइट के बाद दोनों ही
अच्छे खासे इंजर्ड हुए थे क्योंकि ये लड़ाई बहुत खतरनाक हुई थी। अभी कुन ये सब बात बॉम्ब को बता ही रहा था कि तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जिसे वो टास्क मिला था कि उसे टोटल 9 लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी है और वो वहाँ पर आकर बॉम्ब की मदद मांग रहा था। वो उससे कहता है कि देखो मैं इनोक से भी फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और उस दूसरी लड़की से भी, लेकिन बात यह है कि वो दोनों दुश्मन है और अगर वो किसी एक से फ्रेंडशिप करेगा तो दूसरे से नहीं, और इस चीज में उसका वो टास्क पूरा नहीं हो पाएगा। बॉम्ब मदद के लिए मान जाता है और अब वो उस लड़की के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि उसके पैर में चोट लगी थी और उसके पास अब कम पॉइंट बचे हैं क्योंकि उसने अपने पैर का जब इलाज कराया तो इस चीज के लिए उसे कुछ पॉइंट्स खोने पड़े। यहाँ पर बॉम्ब अपने पॉइंट से उसके लिए कुछ खाने को लाया था जिस कारण से वो मान जाती है और उस लड़के के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है। इसके बाद वो इनोक के पास आते हैं। इनोक को भी बहुत चोट आई थी और उसने फ्रेंडशिप करने से तुरंत ही मना भी कर दिया था, लेकिन बॉम्ब यहाँ पर उसके लिए बहुत टेस्टी चीज लाया था जिसके बाद वो तुरंत ही दोस्ती के लिए हाँ कर देती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम आते हैं बॉम्ब की क्लास में जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सभी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही सब कुछ नहीं है। उन्हें सेंजू पावर को कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि एनर्जी कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर वो पूरी प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे वो लड़की हो जिसकी बॉम्ब के साथ दोस्ती हुई थी वो देखकर बहुत शौक थी कि बॉम्ब बहुत ही ज्यादा फास्ट सेंजू पावर को सीख रहा है, जबकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल खुद ही है, लेकिन वो भी इस पावर को इतनी जल्दी सीख नहीं पा रही थी। वैसे इसका कारण कुछ और नहीं था बल्कि वो लड़का जो कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था वो सेंजू पावर को कंट्रोल करने में मास्टर है, इसलिए वो बॉम्ब की मदद कर रहा था और बॉम्ब भी उससे हेल्प ले रहा था। इसके बाद बॉम्ब उसे कुछ खाने के लिए देता है। हम देखते हैं कि अब इस लड़की हो को बहुत ही ज्यादा डाउट हो रहा था। उसे लग रहा था कि बॉम्ब के अंदर जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल बात है जिसकी वजह से वो इस पावर को सीख पा रहा है, क्योंकि भले ही कोई कितनी भी अच्छी तरीके से क्यों ना सिखा दे, लेकिन इसे कंट्रोल करना अपने अंदर की काबिलियत पर डिपेंड करता है। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो अपने रूम के अंदर थी तभी कोई गेट उसका नॉक करता है और बाहर उसे एक लेटर रखा मिलता है। उस लेटर में क्या लिखा था ये तो सिर्फ वो को ही पता चलता है और यहाँ से ये सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एक बार फिर से सभी मेंबर को एक जगह पर बुलाया गया था और यहाँ पर उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। इसके पहले हम ये भी देखते हैं कि यूहेन लियो को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि अब अगला जो टास्क यानी कि टेस्ट होने वाला है उसमें लियो लीड नहीं करेगा। उसके लिए उसने कुआन नाम के एक लड़के को बुलाया है। कुआन और लियो दोनों सेम रैंक पर हैं, लेकिन फिर भी लियो शॉक था कि आखिर यूहेन ने कुआन को ही अपॉर्चुनिटी क्यों दी। वैसे अभी हम देखते हैं कि जब सभी लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है तो यहाँ पर लियो ही सभी को गेम समझा रहा था। पहले तो हमें ये पता चलता है कि रेक और उसका ग्रुप मेंबर जिसके साथ वो कंपटीशन कर रहा था उन दोनों को इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं लेना है। उन्हें पहले ही एक तरीके से जीता हुआ माना गया है और उनके टास्क जल्दी पूरे हुए थे, इस वजह से उनके पास ज्यादा पॉइंट भी है और यहाँ बाकी सभी को गेम समझाया जाता है। यहाँ पर 2 बैच बनाए गए थे और 2 ग्रुप, जैसे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी, इन दोनों में कंपटीशन नहीं होगा बल्कि असल में कुआन उनमें से एक बैच को अपने पास रखेगा और कुआन को उस बैच को बचाना है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। और जैसे मान लीजिए कि ग्रुप ए है उसमें जितने मेंबर है वो कोशिश करेंगे कि वो किसी तरह से कुछ बैच को छुपाते हुए उस दूसरी जगह पर ले जा सके। अगर वो वहाँ पर पहुंच गए तो इसका मतलब वो जीत गए और अगर वो नहीं पहुंच पाए तो वो हार गए और इसके बाद फिर ग्रुप बी को बारी मिलेगी। लेकिन अगर ग्रुप ए जीत जाता है तो ग्रुप बी की बारी ही नहीं आएगी। वैसे अभी बॉम्ब और कुन दोनों ही अलग अलग ग्रुप में है। इसके बाद अब यहाँ पर उस गेम को स्टार्ट किया जाता है। पहले ग्रुप ए की बारी थी और उनका लीडर कुन को बनाया गया था। यहाँ पर कुन उन सबको पूरा प्लान समझाता है कि उन्हें किस तरह से काम करना है। सबसे पहले तो उन्हें कुआन से वो बैच छीना था जिसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो ले जाएंगे, जिसके लिए वो पूरा प्लान बनाते हैं और वो कुआन को डिस्ट्रैक्ट करके उससे फाइनली वो बैच छीन भी लेते हैं। कुआन को गुस्सा आया था लेकिन फिर भी वो उन्हें चांस देता है वहाँ से भागने का। इसके बाद अगला प्लान ये था कि वो बिल्कुल साथ में नहीं भागेंगे, वो आपस में बच चुके थे और कुआन को ये नहीं पता था कि वो बैच किसके पास है। कुन का प्लान बहुत ही अच्छा था। कुआन को भी थोड़ी परेशानी हो रही थी पर वो फैसला करता है कि वो सभी को हराएगा, जिससे कि फिर उसे इस चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि बैच किसके पास है। अब जो लोग ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे वो एक एक करके उन सभी को रोक देता है और जो ज्यादा दूर पहुंचे थे वो उनकी पूरी स्पीड में कैच करने की कोशिश करता है। वैसे दूसरी तरफ इस वक्त लियो यूहेन से कह रहा था कि कुन इस टीम का लीडर है, अगर वो चाहे तो अपने सूटकेस से बहुत सारे क्लोन क्रिएट कर सकता है उस बैच के, फिर हम असली बैच को पहचान नहीं पाएंगे। पर यूहेन बताती है कि नहीं, ये सेंजू पावर से बना है इसलिए इसको कॉपी नहीं किया जा सकता। और अब हम देखते हैं कि कुआन किसी तरह से कुन को पकड़ लेता है, मतलब अब वो कुन के पास पहुंच चुका था। पर कुन कहता है कि बैच उसके पास नहीं है, बैच तो इनोक के पास है और इनोक यहाँ ब्रिज के नीचे है और वो नीचे के रास्ते से बाहर जा रही है। अभी वो रास्ता उनके जस्ट थोड़ी ही दूर पर था और अब कुआन के पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसे इनोक को पकड़ना ही होगा। और दूसरी चीज है कि ये कंफर्म नहीं था कि इनोक के पास ही वो बैच है। यहाँ पर कुआन को भी कुन पर थोड़ा सा डाउट था, इसीलिए वो उसकी बात नहीं मानता, लेकिन वो कुन को भी उस ब्रिज के नीचे ले जाने लगता है। मगर इतने में ही हम देखते हैं कि इनोक जो कि वहीं पर छुपी हुई थी वो वापस ऊपर आती है और अपनी उस खास सीरीज स्वॉर्ड की मदद से कुन को बचा लेती है। और इसके बाद अब वो बैच लेकर सीधा उस जगह के एंड तक जा रही थी, मगर वो सामने देखती है कि इतने में ही वहाँ पर कुआन भी आ गया था। कुआन सच में बहुत तेज भागता है और यही उसकी स्पेशल पावर थी। यहाँ पर वो इनोक के हाथ से उस बैच को छीन लेता है और इस वजह से टीम भी यहीं पर हार जाती है। वैसे हम देखें तो कुन ने बिल्कुल सच बताया था कि इनोक असल में उस ब्रिज के नीचे है और यहाँ पर कुन सभी से माफी मांगता है, लेकिन असल में कुन ने ऐसा इसीलिए किया था जिससे कि उसका दोस्त यानी कि बॉम्ब आगे बढ़ सके और उस टावर पर पहले पहुंच सके और जीत सके। वैसे यहाँ पर वो ये बात रिवील नहीं करता कि उसने ऐसा क्यों किया था, वो बस माफी मांगता है कि वो एक अच्छा लीडर साबित नहीं हुआ। अब इसके बाद वो सेकंड राउंड स्टार्ट होता है जिसमें टीम बी की बारी थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले तो लीडर चूज करना था जो कि उस बैच को अपने पास रख सके और इसके लिए उस लड़की को चुना जाता है जिसकी इनोक से अभी लड़ाई हुई थी। उसका नाम इंडोर्सी है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने पूरा प्लान बना रखा था मगर लास्ट में जाकर इंडोर्सी उन सभी को धोखा दे देती है। वैसे यहाँ पर समझना होगा कि असल में उसका धोखा देना सही है, क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो उनके ग्रुप से सिर्फ 4 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और बाकी के जो पहले 5 ग्रुप बनाए गए थे उन सभी ग्रुप के मेंबर्स में से 2-2 लोगों को चुना जाएगा। वैसे इसको बाद में हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ इंडोर्सी उन्हें बस धोखा दे देती है और वो बॉम्ब को भी समझाती है कि अगर वो रेचेल के साथ इस टावर के ऊपर पहुंचना चाहता है तो उसे भी ऐसा ही करना होगा, क्योंकि आखिर में बहुत कम लोग वहाँ पर पहुंच पाएंगे। बॉम्ब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो नहीं चाहता था कि वो अपने ही दोस्तों को धोखा दे, मगर इंडोर्सी किसी पर भी दया नहीं दिखा रही थी और अब बाकी लोग भी उस पर हमला करने लगे थे जिसका वो उल्टा जवाब भी दे रही थी। लास्ट में क्या होता है कि अचानक से वहाँ पर हो आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हो ने रेचेल को पकड़ रखा था। हो को रेचेल की लोकेशन पता चल गई थी और यहाँ पर उसके ऊपर वो चाकू ताने हुए थे। ये बात जब बॉम्ब देखता है तो वो बहुत हैरान होता है क्योंकि वो भी उसकी
दोस्त है उसे समझ नहीं आया था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो आगे बढ़ता उसे बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुआन आगे आकर बॉम्ब को फ्रीज कर देता है क्योंकि वो चाहता था कि ये गेम और इंटरेस्टिंग हो सके। हम यहाँ पर देखते हैं कि रेचल जब वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और बचने की कोशिश कर रही थी, इतने में ही गलती से हो उसे चाकू मार देती है। उसे वो चाकू लग चुका था। बॉम्ब ये देखकर हैरान था। वो तुरंत ही उस मैजिक स्पेल को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है और जिस मैजिक स्पेल का यूज कुआन ने बॉम्ब के ऊपर किया था उसी सेम स्पेल को बॉम्ब अभी हो के ऊपर करता है और जाकर रेचल को पकड़ता है। वो देखता है कि रेचल बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और यहाँ पर अब हो नीचे गिर चुकी थी और वो खुद भी ये समझ रही थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसीलिए वो खुद को ही खत्म कर लेती है। अब यहाँ से हमें पूरी बात समझ में आती है कि असल में हुआ क्या था। असल में हो को जो लेटर मिला था उसके कमरे के बाहर उसमें यही लिखा हुआ था कि अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो उसे बॉम्ब को रोकना होगा और बॉम्ब को रोकने के लिए उसे रेचल ही सबसे सही ऑप्शन लगी, क्योंकि अगर वो रेचल के थ्रू बॉम्ब को कहती तो बॉम्ब मान जाता, पर उसका उल्टा ही हो गया। अब हम वापस यहीं पर आते हैं। हम देखते हैं कि गेम अभी भी स्टार्ट था। इंडोर्सी वहाँ पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन इतने में कुआन बहुत ही स्पीड से आते हुए उसके पास से वो बैग छीन लेता है जिसमें वो बैच रखा हुआ था। इंडोर्सी बहुत दुखी होती है, मगर फिर भी वो बताती है कि उसने बैच ले लिया है। यहाँ तक कि जो टीम ए का बैच था उसने उसे भी ले लिया था और इसके बाद टीम बी की जीत हो चुकी थी। अब यहाँ पर हमें एक और चीज पता चलती है कि पिछले गेम में यानी कि जब टीम ए की बारी थी तब कुन ने कुआन के साथ एक डील की थी कि अगर वो किसी तरह से उन लोगों को धोखा दे देते, मतलब उसे पता था कि कितने लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, तो अगर वो पकड़वा दे तो क्या वो आगे बढ़ सकता है। इसीलिए कुआन ने उसे हाँ किया था और 4 लोगों की परमिशन दे दी थी। इसी वजह से कुन ने बहुत सोच समझकर सब कुछ प्लान किया था। उसने खुद के ग्रुप के भी 4 मेंबर को आगे बढ़वा लिया और टीम बी के भी 4 मेंबर को आगे बढ़वा लिया। वैसे यहाँ पर एक और चीज पता चलती है, जैसे कि हमें पता है कि हो को वो लेटर मिला था, लेकिन वो हो को जो लेटर मिला था वो लिखा ही कुन ने था। उसने जानबूझकर हो को मोटिवेट करा था कि उसे बॉम्ब को रोकना होगा, क्योंकि वो जानता था कि हो पहले से ही बहुत चिंता में है, क्योंकि वो लड़का जो कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसे रोक पाना तो नामुमकिन था। और सिर्फ 2 मेंबर सेलेक्ट होंगे तो इसीलिए उसके अलावा कोई और एक सेलेक्ट हो सकता था और वो ये बात जानती थी कि शायद वो लोग बॉम्ब को ही सेलेक्ट करेंगे। इसी वजह से उस लेटर में कुन ने लिखा था कि अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो उसे बॉम्ब को रोकना होगा और इसी वजह से उसने वहाँ पर गलती की। और कुन ये भी जानता था कि बॉम्ब इस तरह से नहीं रुकेगा, जब वो रेचल को खतरे में देखेगा तब उसकी सेंजू पावर अचानक से एक्टिवेट हो ही जाएगी। इसी वजह से यहाँ पर कुन का पूरा प्लान कामयाब हो गया था। वैसे अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभी कुन आराम से लेटा हुआ था, लेकिन वो बहुत चिंता में था क्योंकि उसका प्लान भले ही कामयाब हो गया हो, लेकिन अभी एक दूसरी प्रॉब्लम थी। अब वो प्रॉब्लम क्या है हम ये आगे जानेंगे, लेकिन इतने में ही वहाँ पर रेक आ गया था और उसकी हाइट बहुत छोटी लग रही थी। वो बताता है कि जो यूहेन है गलती से रेक ने उसे कुछ कह दिया और यूहेन ने अपनी पावर से उसको छोटा बना दिया। यहाँ पर वो रेक इसीलिए आया था जिससे कि वो कुन की हेल्प मांग सके। उसे लगा था कि कुन के पास जो सूटकेस है उससे वो बड़ा बन जाएगा, लेकिन कुन उसे बताता है कि उससे ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुन अभी चिंता में क्यों था। ये बात वो रेक को बताता है। वो उससे कहता है कि भले ही बॉम्ब सेलेक्ट हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस चीज में रेचल इंजर्ड हो जाएगी और अब रेचल इंजर्ड होने के कारण कोमा में थी और उसे लग रहा था कि बॉम्ब इस वजह से अब टावर क्लाइंब नहीं करेगा। लेकिन रेक कहता है कि चाहे कुछ भी हो हम उसे जबरदस्ती मना लेंगे, पर कुन को नहीं लग रहा था कि बॉम्ब किसी भी कीमत पर मानेगा। लेकिन तभी वहाँ पर बॉम्ब आ जाता और वो कहता है कि रेचल अभी भी कोमा में है, लेकिन मुझे टावर क्लाइंब करना ही होगा जिससे कि मैं टावर के ऊपर जाकर उसे बचा सकूं। ये बात सुनकर कुन शॉक था, लेकिन वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी उसकी मदद करेगा, जिस पर बॉम्ब भी बहुत खुश था। वैसे यहाँ पर बॉम्ब ये भी कहता है कि अभी हो से मिलने के लिए जाना है क्योंकि हो की डेथ हो गई थी, लेकिन सभी लोग अभी उसकी ग्रेव के पास फ्लावर चढ़ाने के लिए आ रहे थे। यहाँ पर बॉम्ब भी आ गया था, जबकि हो ने जो कुछ भी किया उसके बाद उसे नहीं जाना चाहिए था, पर बॉम्ब ने उसे माफ कर दिया था क्योंकि बॉम्ब जानता था कि भले हो ने कुछ भी किया हो, लेकिन ये तो नॉर्मल सी चीज है। अगर हो को आगे बढ़ना था तो उसे बॉम्ब को रोकना ही पड़ता, और अगर बॉम्ब भी आगे बढ़ने का सोच रहा है तो उसे हो को हराना ही होता, तो नॉर्मल बात थी। वो लोग वहाँ पर पहुंचते और देखते हैं कि बाकी सभी भी वहीं पर थे, यहाँ तक कि अभी रेचल भी वहाँ पर आई थी। रेचल कोमा से बाहर आ चुकी थी, अब बस वो थोड़ी सी इंजर्ड थी, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। यहाँ पर अगर वो बॉम्ब से कहती है कि वो उसे इसीलिए अकेला छोड़कर आ गई थी क्योंकि वो टावर क्लाइंब करना चाहती थी और इसी वजह से उसे उसने कुछ भी नहीं बताया था। इसीलिए वो ये भी कह रही थी कि अगर बॉम्ब चाहे तो उसके साथ फ्रेंडशिप खत्म कर सकता है क्योंकि अब वो पहले वाली रेचल नहीं रही। लेकिन बॉम्ब उससे कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ और मेरे इतने सारे दोस्त बन पाए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेरी सबसे पहली फ्रेंड तुम ही हो, इसीलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ और टावर क्लाइंब करना तुम्हारी इच्छा थी और अच्छा है कि तुमने इसे फॉलो किया कि तुम यहाँ पर आ गई और इसी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। ये बात सुनकर रेचल बहुत शॉक थी और माफी मांगते हुए रोने लगी थी। वैसे इसके बाद अब हम एक डार्क पेज पर आ जाते हैं जहाँ पर हम मास्टर युगा को देखते हैं। वो इस वक्त खुद से ही कुछ बड़बड़ा रहे थे, असल में वो किसी से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूहेन आती है और उसकी बात सुनकर कहती है कि अच्छा तो तुम ये प्लान कर रहे हो। मास्टर युगा कहते हैं कि मुझे किसी भी कीमत पर वो सीरीज स्वॉर्ड लेनी ही होगी। असल में यहाँ पर वो इनोक की उस तलवार की बात कर रहे थे और वो ये भी कह रहे थे कि उन्हें इनोक को खत्म करना होगा। यूहेन भी इस पर हाँ करती है। असल में वो लोग ऐसा इसीलिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इनोक एक प्रिंसेस की बेटी है और प्रिंसेस को शादी करना मना था, इसलिए वो इनोक को भी खत्म करना चाहते थे जिससे कि उनका ये टावर का रूल ना ब्रेक हो। और इस चीज में यूहेन भी हाँ कर देती है और कहती है कि मैं पूरी मदद करूंगी इसमें। और अब जो अगला टेस्ट होने वाला है वो लोग उसमें ही ये सब प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे उन्हें इनोक को खत्म करना है। वैसे इसके बाद लियो यूहेन के पास आता है और बताता है कि हो के पास एक लेटर था। ये बात सुनकर यूहेन भी इंप्रेस थी क्योंकि ये जिसका भी प्लान है वो कमाल का प्लान था। वैसे हम देखते हैं कि अब सभी पार्टिसिपेंट यानी कि उन सभी में जितने भी लोग सेलेक्ट हुए थे उन सभी को बुलाया जाता और यहाँ पर अगले टेस्ट की बारी होती है। सभी को बताया जा रहा था, लेकिन सबसे पहले वो उन्हें ये कहते हैं कि इस चीज में रेचल पार्ट नहीं ले पाएगी क्योंकि उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इसका कारण सिंपल था कि उसके पैर में चोट लगी है और वो कुछ कर नहीं सकती, और अगर वो हिस्सा ले भी लेती है तो भी हार ही जाएगी। पर यहाँ पर सभी लोग समझ रहे थे और साथ ही साथ कुन भी जानता था कि अगर रेचल आगे नहीं बढ़ी तो बॉम्ब भी डिमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए वो आगे आते हुए यूएन से कहते हैं कि लेकिन कोई तो इसका तरीका होगा, जिस पर यूएन कहती है कि हाँ एक टेस्ट लेकर हम उसे आगे जाने दे सकते हैं, पर ये टेस्ट इतना आसान नहीं होगा और सिर्फ कोई एक ही मेंबर हो सकता है जो कि रेचल को प्रोटेक्ट करे क्योंकि टेस्ट बहुत बड़ा होने वाला है। बॉम्ब तुरंत ही खड़ा हो जाता और कहता है कि ये काम मैं करूंगा। अब ये टेस्ट थोड़ा बड़ा और ये कई पार्ट में डिवाइडेड है, सबको अलग अलग काम मिलेगा, इसलिए उन्हें पूरी डिटेल में ये टेस्ट समझाया जाता है। वैसे अब ये टेस्ट स्टार्ट हो गया था। असल में एक बॉल है जो कि पानी के अंदर है, उस बॉल के अंदर रेचल और बॉम्ब रहेंगे। रेचल कुछ कर नहीं सकती इसलिए बॉम्ब उसे प्रोटेक्ट करेगा। पानी के अंदर बहुत खतरा है क्योंकि जो ऊपर की जगह है यानी कि जो जमीन है वहाँ पर एक क्वीन फ्लावर टाइप की चीज है जो कि उन्हें ऊपर खींचेगा और ये
ये पास हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे डीमन हैं और अगर इन्हें ऊपर खींचा गया और वो डीमन इनसे फाइट करते हैं तो ये मारे जाएंगे। लेकिन उन डीमन को खत्म करने के लिए एक ग्रुप वहाँ पर रहेगा जो कि उनसे पहले लड़ाई करेगा। अब पानी के अंदर ये तब तक बचे रह सकते हैं जब तक ये पानी के मॉन्स्टर से बचे रह सके, और वो मॉन्स्टर है एक बुल मॉन्स्टर जो कि वहाँ पर आएगा, लेकिन उसे वहाँ पर आने में टाइम लगेगा। और अगर बाकी लोग इतनी देर में उस बुल मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं तो ये लोग पूरी तरह से सेफ हैं। अब तीसरा खतरा आता है वहाँ पर मौजूद सेल्स वैसे तो इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी है, इस वजह से उनसे भी खतरा है, तो उन्हें रोकने के लिए भी और ग्रुप बनाए गए हैं। और इसके बाद अब ये टेस्ट स्टार्ट होता है। आगे हम देखते हैं कि जो रेक है और उसका जो ग्रुप है वो सभी ऊपर थे, मतलब उस गॉब्लिन वाले एरिया में उनसे फाइट करने के लिए। वो सभी पूरी तरह से तैयार थे उन सभी गॉब्लिन को खत्म करने के लिए। यहाँ नीचे इनके ग्रुप में एक लड़का भी इस वक्त उस बुल मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था, क्योंकि बुल मॉन्स्टर उसके रास्ते में आ गया था। पर जो बुल मॉन्स्टर है वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसे हरा पाना इसके बस की बात ही नहीं। इसलिए वो बुल मॉन्स्टर यहाँ पर रुककर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो आगे बढ़ जाता और कुछ देर के बाद वो लड़का उसका पीछा कर रहा था। इतने में ही वो बुल मॉन्स्टर वहाँ से गायब हो चुका था। अब तीसरी तरफ हम आते हैं, कुछ लोग सेल से लड़ाई कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि बुल मॉन्स्टर को इनोक देख लेती है और उसके पीछे भागती है उसे खत्म करने के लिए। पर बुल मॉन्स्टर फिर से कहीं गायब हो गया था। तभी वहाँ पर इंडोर्सी भी आ जाती है और उन दोनों में शर्त लगती है कि वो दोनों बुल मॉन्स्टर को ढूंढेंगे और जो भी पहले उसे खत्म कर देगा वो जीता हुआ माना जाएगा। इनाम के तौर पर अगर जैसे इनोक जीतती है तो इसके बदले इंडोर्सी पूरी लाइफ टाइम के लिए उसकी सर्वेंट बन जाएगी। लेकिन अगर इंडोर्सी जीतती है तो इनोक को अपनी वो सीरीज वाली तलवार उसे देनी होगी। इस चीज पर वो दोनों मान गए थे। वो दोनों वहाँ से अपना रास्ता बदलते हैं, मगर हम देखते हैं कि इनोक जब आगे बढ़ रही थी तो उसे बुल मॉन्स्टर तो नहीं मिलता, लेकिन मास्टर युगा मिल जाते हैं और यहाँ पर उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब लड़ाई वैसे तो इनोक कभी भी नहीं करती, पर यहाँ पर मास्टर युगा इनोक की मदर का नेकलेस उसे दिखाते हैं और कहते हैं कि असल में उसकी मदर को उन्होंने ही मारा था। रीजन सिंपल सा है कि उसकी मदर ने टावर के रूल को तोड़ा। ये बात सुनकर इनोक बहुत ज्यादा हैरान थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब उनमें लड़ाई स्टार्ट होती है, लेकिन मास्टर युगा पहले से ही एक रैंक के मेंबर है। मतलब जिस तरह से यूरी एक प्रिंसेस है तो वो भी एक अपर रैंक की है, उसी तरह से मास्टर युगा भी बहुत पहले से यहाँ पर है और उनकी रैंक भी इस टावर में बहुत ऊपर की है। उन्हें हरा पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए इनोक हार जाती है और मास्टर युगा उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देते हैं और वो इतनी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी कि वो उस जगह से उठ भी नहीं पा रही थी। वैसे वो हैरान भी थी कि आखिर मास्टर युगा उस पर हमला क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर मास्टर युगा खुद ही बता देते हैं कि असल में प्रिंसेस को ये सब की परमिशन नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने शादी की और इसके बाद इनोक हुई और इसी वजह से वो इनोक को खत्म कर रहे हैं, जिससे टावर का रूल हमेशा चलता रहे और कोई भी फिर से रूल तोड़ने की हिम्मत ना करे। वैसे तभी वहाँ पर इंडोर्सी आ गई थी। इनोक को उम्मीद तो नहीं थी, पर वो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आई थी। वो उसकी तलवार उसे दे देती है और अब वो हमला करने लगती है मास्टर युगा पर, मगर वो भी उसके सामने कुछ नहीं थी। इतने में ही वहाँ पर अब यूरी भी आ गई थी। उसका ग्रुप यहाँ पर पहुंच चुका था। यूरी मास्टर युगा से ज्यादा ताकतवर है, वो युगा को रोकती है। वैसे हमें पता चलता है कि असल में सिर्फ यूरी ही यहाँ पर आई थी और जो गोल्ड है और बाकी के और लड़का वो इस वक्त वहाँ यूहेन से मिलने के लिए आए थे। वो यूहेन को बताते हैं कि हम यहाँ बीच में अचानक से इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें हमारी ब्लैक स्वॉर्ड वापस चाहिए। यूहेन इस पर मान जाती है और हम आगे देखते हैं कि यूरी की और मास्टर युगा की फाइट चल रही थी। यूरी उसे खत्म करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर गोल्ड का फोन आता है। वो कहता है कि मास्टर युगा को खत्म करने की जरूरत नहीं, जिस पर यूरी मान जाती है। लेकिन बाद में मास्टर युगा को उसके सभी कामों की सजा मिलती है और वो मारा जाता है। वैसे यहाँ से अब ये सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि यूरी असल में ब्लैक स्वॉर्ड के लिए नहीं बल्कि बॉम्ब के लिए यहाँ पर आई थी। अब इसके बाद ये सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं बॉम्ब और रेचल के पास। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेचल थोड़ी टेंशन में थी, लेकिन बॉम्ब कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं जो कि उसके लिए लड़ रहे हैं और अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसके पास सेंजू पावर है, इसकी मदद से वो उस बुल मॉन्स्टर को भी रोक लेगा। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बुल मॉन्स्टर आ चुका था जो उन्हीं की तरफ हमला कर रहा था। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि अभी यूरी फैसला करती है कि वो आगे बढ़कर बॉम्ब की मदद करेगी, लेकिन तभी इनोक उसे रोक देती है और कहती है कि अगर वो वहाँ पर गई तो इस चीज में बॉम्ब को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इसलिए उसे वहाँ पर जाना नहीं चाहिए क्योंकि बॉम्ब खुद भी उस बुल मॉन्स्टर से लड़ सकता है। अब यूरी को उन पर भरोसा था, इस वजह से वो एक चीज देती है और कहती है कि बॉम्ब को बता देना मैं यहाँ पर आई थी और मैं उसका 77th फ्लोर पर इंतजार करूंगी। और इसके बाद अब वो यहाँ से चली जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बॉम्ब जब उस बुल मॉन्स्टर को देखता है तो तुरंत उस वाटर बबल से बाहर आकर उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। बॉम्ब के पास सेंजू पावर थी और उसे किसी भी कीमत पर रेचल को बचाना था, इस वजह से वो उस बुल मॉन्स्टर से भी लड़ जाता है और उसे खत्म भी कर देता है। हम देखते हैं कि वो इंजर्ड हो गया था और इस वजह से सीधा आकर उस बबल के ऊपर गिरा था, लेकिन रेचल उसे पकड़ लेती है। बॉम्ब बहुत खुश था कि उसे फाइनली इस चीज को पूरा कर लिया और उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ ऊपर वो क्वीन फ्लावर एक्टिवेट हो जाता है और ये लोग ऊपर आने लगते हैं। बाहर के डीमन भी खत्म हो चुके होंगे। बॉम्ब इस वजह से बहुत खुश था, पर तभी अचानक से रेचल उसे वहाँ से धक्का देकर उसी बबल के बाहर पानी के अंदर नीचे फेंक देती है। बॉम्ब ये चीज देखकर बहुत हैरान था क्योंकि उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने बिल्कुल सोचना ही बंद कर दिया था, लेकिन रेचल के चेहरे पर अभी थोड़ी खुशी थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेचल शुरू से ही यही प्लानिंग कर रही थी। असल में हुआ क्या कि रेचल को टावर के ऊपर आना था, लेकिन असल में बॉम्ब था जिसे चुना गया था इस टावर को क्लाइंब करने के लिए। तो वो जो गार्डियन जो हमें शुरू में मिला था वो यहाँ पर रेचल को बताता है कि असल में रेचल को नहीं चुना गया बल्कि बॉम्ब को चुना गया है। तो वहाँ पर रेचल उससे पूछती है कि कोई तो तरीका होगा, जिस पर गार्डियन उसे बताता है कि अगर वो बॉम्ब को खत्म कर दे तो सक्सेसर बदल जाएगा। इसका मतलब फिर रेचल भी इस टावर पर क्लाइंब कर सकती है, लेकिन रेचल जानती थी कि वो बहुत कमजोर है और वो उतने ऊपर तक नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए गार्डियन उसे एक और उसका साथी देता है जिसे हम पहले देख चुके हैं और ये वही साथी था जिसका कंपटीशन रिक के साथ हो रहा था। गार्डियन बताता है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा और साथ ही साथ ये तुम्हें एक बार मरकर जिंदा भी कर सकता है। इसी वजह से जब होनी से चाकू से मारा था तब असल में उस दूसरे आदमी की जान गई थी और रेचल बच गई थी, लेकिन इस चीज का पता किसी को भी नहीं चला था। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर अब वो 3 फ्लावर उस बबल को ऊपर लेकर आता है और इसके बाद अब रेचल वहाँ से बाहर आ चुकी थी। वहाँ पर जाने के बाद सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर बॉम्ब कहाँ पर है, लेकिन रेचल यहाँ झूठ कह देती है कि बॉम्ब उसे बचाने के चक्कर में उस बबल से बाहर निकल गया और वहाँ नीचे गिर गया। वैसे बॉम्ब की बॉडी वहाँ पर मिली नहीं थी, इस वजह से सभी को लग रहा था कि जो सील है और जो बाकी फिशेस है जो पानी में बहुत नीचे है वो शायद बॉम्ब को खा गई। सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। वैसे इसके बाद वो सभी फैसला करते हैं कि वो किसी भी तरह से रेचल को उस टावर के ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुन को रेचल पर शक था, पर फिर भी वो फैसला करता है कि अभी वो प्लान के साथ धीरे धीरे सच का पता लगाएगा। और इसके बाद अब उन्हें दूसरे लोकेशन पर ले जाया जा रहा था इस टेस्ट को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि अब आगे के फ्लोर स्टार्ट होंगे। मगर हम देखते हैं कि असल में बॉम्ब अभी जिंदा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम राया है और बॉम्ब से पूछता है कि आखिर रेचल ने उसे धोखा क्यों दिया, लेकिन इस पर राया कहती है कि इस चीज का जवाब तुम्हें उस टावर
के ऊपर चढ़ने के बाद ही मिलेगा। साथ ही साथ राया ये भी कहती है कि वो बॉम्ब को ट्रेन करेगी जिससे कि वो और स्ट्रांग बन पाएगा और बॉम्ब इसके लिए तैयार था। हम देखते हैं कि अगले सीन में वो टावर के ऊपर था और अब वो बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन यहीं पर सीजन 1 कंप्लीट होती है और सीजन 2 अभी तक आया नहीं है। और अगर वो आता है तो उसे भी लेकर हम आपके सामने जरूर आएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।